नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की संसदीय दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। आज की बैठक में एनडीए की सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अमित शाह और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमार स्वामी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके बाद एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने इन नई सरकार के गठन का न्योता दे दिया है। उधर एनडीए को नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के सभी फैसलों में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। पीएम मोदी का ये बयान बता रहा है कि मोदी की तीसरी सरकार को कई फैसलों में सहयोगी दलों के हरी झंडी की जरूरत होगी। वहीं एनडीए कुनबे को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कितनी मजबूत होगी तीसरी बार मोदी सरकार। वो प्रचंड बहुमत ही था जिसने मोदी सरकार को बिना डर के कई फैसले लेने के लिए सक्षम बनाया था और इसी वजह से अनुच्छेद 370 हटा था। इसी वजह से तमाम विवादों के बावजूद ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया गया, सीएए को लागू कर दिया गया। उन फैसलों के दम पर ही इस बार फिर सरकार बनाने की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे थे कि तीसरा कार्यकाल बड़े बदलावों का होगा, बड़े रिफॉर्म का होगा। उन रिफॉर्म में एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ हद तक जनसंख्या कानून भी शामिल था। इसके ऊपर अमित शाह ने भी सीएए के बाद एनआरसी को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चरण दर चरण इसे भी लागू किया जाएगा। लेकिन अब वो फैसले तो लेने हैं, लेकिन उनका सहारा देने वाला प्रचंड बहुमत मौजूद नहीं है। इस बार केंद्र में मोदी की नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है। एक ऐसी सरकार जहां पर क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने लिए बड़े मंत्रालय नहीं मांगेंगे, बल्कि इसके ऊपर सरकार की कई योजनाओं में हस्तक्षेप भी करेंगे। उसी वजह से सवाल उठ रहा है कि इस बार की सरकार पिछली सरकार से कितनी अलग होगी। इस बार क्या बड़े फैसले होते दिखेंगे भी या नहीं? क्या बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगी या उसे सिर्फ सामाजिक न्याय से जुड़े दूसरे मुद्दों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी? नीतीश कुमार की बात हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की, दोनों ही गरीबों की राजनीति करते हैं। निजीकरण या बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर उनका रुख बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं दिखा है। दूसरी तरफ मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े आर्थिक आधार की नींव डालना चाहते हैं। बात चाहे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हो या फिर बड़े जमीन और श्रम कानून लाने की हो। सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कई कड़े कदम उठाना चाहती है, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि ऐसे कदमों की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। अब दूसरे साथियों पर सरकार की निर्भरता ज्यादा रहने वाली है और इसके ऊपर देश की संसद में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बीजेपी का जो एजेंडा है उसे उसका हर सहयोगी दल पसंद नहीं करता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में अकाली जैसे इतने पुराने साथी ने कृषि कानूनों के नाम पर एनडीए छोड़ने का फैसला कर लिया था। ऐसे में अब तीसरे कार्यकाल में ज्यादा आक्रामक होकर बड़े और कठिन फैसले लेना मुश्किल हो सकता है। एक देश एक चुनाव हो या फिर जनसंख्या कानून, सभी को संसद से होकर ही गुजरना होगा। उसी संसद में अब बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। ऐसे में दूसरे दल कितना साथ देंगे, कितना मामला फंसाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं अब बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना नहीं है। बड़ी बात यह है कि दोनों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। ये मांग ऐसी है जिस वजह से पहले दोनों ही नेता एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में इस बार तो दोनों क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में है, ऐसे में मोदी पर दबाव ज्यादा रहने वाला है। इसके अलावा नीतीश जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा स्वागत नहीं किया है। लेकिन अब इस गठबंधन वाली सरकार में इस मुद्दे पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स होती दिख सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले लेने में कितना सक्षम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो वो प्रचंड बहुमत के साथ की बात थी जब 2014 और 2019 में मोदी सरकार बनी थी, लेकिन इस बार तस्वीरें अलग बनी हुई है। इस बार दरअसल एनडीए के गठबंधन की सरकार है और इस सरकार को लेकर चलना, इस सरकार को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इस बात की भी होगी कि आखिर उन तमाम चीजों को अब मोदी सरकार कैसे लागू कर पाएगी, उन फैसलों को कैसे थोप पाएगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए लिए गए, और आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसे फैसले रखे गए हैं जो लेने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब बात एनडीए की है, उन तमाम सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर चलना होगा जो कई मुद्दों पर हो सकता है कि कुछ बातों पर सहमत ना हो। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां होगी मौजूदा सरकार के सामने, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती होगी, और क्या चुनौतियां हैं ये भी समझेंगे, किस तरह से उससे पार पाया जाएगा ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर कुमार जी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सागर कुमार जी आपके साथ करते हैं। देखिए, अभी तो आप भी गठबंधन से सहयोगी हैं, और ऐसे में जब बात गठबंधन की आती है तो सरकार चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है कि केंद्र में 5 साल एक बार फिर से मोदी सरकार चलेगी, एनडीए की सरकार चलेगी क्या? देखिए नेहा जी, नमस्कार। पहले आज इस परिचर्चा में आमंत्रित आप लोगों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और एपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहां तक बात है सरकार चलने की, तो कल भी जब हम लोग एपीएन के डिबेट में जब हम लोग कल भी उपस्थित हुए थे, तो मैंने कल भी इस बात को कहा था कि सरकार पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो सरकार अपनी पूरी करेगी, बहुत ही स्वस्थ रूप से पूरी करेगी, बिल्कुल सेहतमंद रूप से पूरी करेगी। और फिर एक बार जो नरेंद्र मोदी पार्ट 1, नरेंद्र मोदी पार्ट 2 जिस तरीके से चला, उसी तरह नरेंद्र मोदी पार्ट 3 भी चलेगा। जी ठीक है। संदीप जी, ये 0.3 यानी कि एक बार फिर से जब मोदी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो ये जो सरकार है वो कितनी मजबूत समझी जाए, और कितने चैलेंजेस हैं फिलहाल एनडीए सरकार के सामने अपने तमाम उन योजनाओं को लेके आना जिसको वाकई लाना चाहती थी, इससे पहले सोच रखा था, अब उनको लाना कितनी बड़ी चुनौती होगी, कितने बड़े चैलेंजेस हैं मोदी सरकार के सामने? देखिए नेहा जी, ये सरकार जो है संकल्पित है, कृत संकल्पित है, और सभी राजनीतिक दल जो एनडीए के पार्ट हैं, उन्होंने जनता से वादे करके वो आए हैं। सभी जनता के वादे जितने राजनीतिक दलों ने किए उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और हम एनडीए पहले भी रहा है, पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी, नीतीश बाबू उसमें भी गठबंधन में थे, और हम लोगों को सदा अनकंडीशनल उन्होंने सपोर्ट दिया था। और ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सरकार नहीं, वो दौर तो हमने भी देखा था जब केंद्र में आप एक मंत्री बना रहे थे, वो नाराज होकर चले गए थे, उसके बाद उन्होंने पलटी मार ली थी। वो दौर सबने देखा है सर, उस चीज को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी किस हद तक थी वो हमने भी देखा, लेकिन इस वक्त जब वो मंच में पैर छूने से गुरेज नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और कहते हैं कि अब की बार हम पलटी नहीं मारेंगे, तो इसके क्या मायने निकालें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये क्या वाकई कोई चैलेंज नहीं है अब मोदी सरकार के सामने या एनडीए के सामने इस सरकार को 5 साल चलाने में? देखिए, हमारे पास चैलेंज है। चैलेंज ये है कि हमने जनता से वादे किए हैं, और जनता का जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी में है उसको पूरा करने का, इसलिए पूरा करना जरूरी है कि हम चाहेंगे कि जो भी नीतीश बाबू ने भी आज कहा सदन के अंदर कि जो हम सीटें हारे उससे भी ज्यादा हम सीटें प्राप्त करें। और ये झूठ फरेब वाले लोग जो
कुछ सीटें जीत गए हैं, उनसे मुक्ति देश की जनता को मिले। हम काम करना चाहते हैं, हम काम पे विश्वास रखना चाहते हैं। हमें भारत को देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। हम सब इंडिया एनडीए गठबंधन दल के लोग, जो इंडिया INDIA है, इंडिया वाले लोग जो झूठ और भ्रम फैला रखे थे, उनका जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि आम जनता को जागरूक करना जरूरी है और आम जनता के लिए हमेशा काम करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लेके आएंगे? अगर नीतीश ने फिर एक बार मांग कर दी जातिगत आधार पर जनगणना कराने की, तो कैसे कराइएगा? अगर महिला आरक्षण बिल का विरोध हुआ तो क्या करिएगा? देखिए, जातिगत आधार पे जनगणना की बात है या UCC की बात है, या हम जो काम करना है, की भी बात है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी चलेगी और मोदी जी की गारंटी पूरी होगी। हम एक देश एक चुनाव भी चाहते हैं, वो भी हम करेंगे। और देश में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निदान के लिए हमें गरीब मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, मैं राकेश जी का रुख करूं उससे पहले सागर जी एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूँ। CAA, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक चुनाव, ये तमाम चुनौतियां हैं क्या? और क्या आपको लगता है कि आप लोग भी इस पर राजी हो जाएंगे? तो कह रहे मोदी की गारंटी है और उन गारंटियों को हम पूरा करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर पर एक बार फिर से सोचिए, ये कह रहे नहीं जी मोदी जी की गारंटी है। ऐसे कैसे चलिएगा? लगता है कि ऐसे तमाम जो हैं जो विचार भिन्न दिखाई दे रही हैं, वो आगे जाके बदल जाएंगे या सेम हो जाएंगे? नहीं, देखिए, गठबंधन की जब सरकार चलती है तो सरकार में सभी शेयर होल्डर जो होते हैं, सभी गठबंधन दल के जो लोग होते हैं, उनके विचार विमर्श को सुना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। अग्निवीर पॉलिसी जो है, उसको लेकर के हम लोगों ने तब भी कहा था, हम लोग पुनः इस बात को कह रहे हैं कि इसको लेकर के देश के बहुत ऐसे हिस्से हैं जहां पर तत्काल जिस समय ये लागू हुआ था, वहां बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, आगजनी की घटना हुई और बहुत कॉन्सिक्वेंसेस इसके हुए। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीए को इस समय, जब अभी ये 2024 के लोकसभा का चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे, उस समय भी इस स्कीम के चलते वोट प्रतिशत हमारा कम हुआ। इसलिए हम लोगों ने सुझाव दिया है, जेडीयू का ऐसा मानना है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसकी समीक्षा के साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, तो कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी है, सोच समझ के फैसला लिया जाए, ऐसे कैसे हो पाएगा? ये तो अग्निवीर को बदलने की चाहे उसमें है ही नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की चलेगी ये 5 साल कैसे काटिएगा? आप लोगों की तो चलेगी नहीं मोदी की गारंटी के आगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी, नीतीश जी की गारंटी, इसमें कोई प्रेस्टीज का कोई इशू नहीं है। जो देश हित में होगा, जो जनहित में होगा, वैसी पॉलिसी को लागू करने के लिए नीतीश जी ने आज जो अपना भाषण जो संसद के हॉल में उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने यही कहा कि सभी तरीके से हम आपके साथ हैं, सभी योजनाओं को लागू कराने में आपके साथ है। जहां जरूरत होगी, जहां हमको सुझाव देना होगा, वहां हम अपना सुझाव भी देंगे। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा हो, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एनआरसी के मैं आती हूँ एनआरसी पे भी आऊंगी, लेकिन राकेश जी देखिए, आप लोग तो बार बार कह रहे थे पलटू राम पलटी मार जाएंगे, वो तो कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और आज जो मंच पे हुआ वो तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा, मोदी की गारंटी के साथ अब नीतीश बाबू भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है। देखिए, वो बेमेल संगठन है जिसका कोई मोल नहीं है। देश ने सब कुछ देखा है, किस तरीके से टीडीपी को बाहर किया था मोदी जी ने, किस तरीके से नीतीश बाबू बाहर गए। ये दोनों पार्टी ये जानती हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपनी सीटें बढ़ाएंगे। ये दोनों पार्टी बहुत बेहतर जानती हैं कि अगर बीजेपी मजबूत हुई तो ये सत्ता से बाहर हो जाए। इनको जितनी पूछ परख है, बीजेपी बहुमत से दूर है, तब तक ही है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि नीतीश बाबू या टीडीपी के पार्टी किसी सूरत में मोदी सरकार को मजबूत नहीं होने देगी। मजबूत होगी फिर इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मोदी जी की गारंटी सफल ना हो, ये तो दोनों की कोशिश रहेगी, 100% रहेगी। हर मामले में उनका अड़ंगा रहेगा। कोई भी निर्णय बिना नीतीश बाबू के और बिना टीडीपी के संभव ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी, जिसके अहंकार में वो बातें करते थे, जैसे अग्निवीर पे कांग्रेस ने इतना बोला, सुनने को तैयार नहीं थे। आप कैसे स्वर बदल जाए कि हम विचार करेंगे?
बाकी जितनी बातें बोलते थे सिविल कोड के कानून पे, अब क्या बोल रहे हैं, विचार करेंगे। अरे ये तो पहले भी कर सकते थे देश हित में, सारी पार्टियों को बिठा के, लेकिन अहंकार था बहुमत का, अहंकार था कि सीटें हमारी ज्यादा है। आज जनता ने चुन चुन लेकिन आप तो सेंचुरी भी नहीं मार पाए। ठीक है, उनका अहंकार था, लेकिन फिर भी वो लार्जेस्ट पार्टी रहे। आप तो सेंचुरी भी नहीं मार पाए, 100 सीट भी नहीं पूरी कर पाए। तो हम कहाँ सत्ता में हैं? नहीं, अहंकार की आप बात कर रहे हैं ना, अहंकार अगर आप कह रहे हैं, उसके बावजूद भी लार्जेस्ट पार्टी है। हाँ, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। बोल लीजिए आप। नहीं, मैंने तो बोल दिया ना। नष्ट हुआ है जब भी तो सीट 100 से कम हुई है। इसको अहंकार नष्ट होने ही बोलते हैं। और हम 50 से 100 हुए, 99 हुए, तो इसीलिए हुई कि जनता ने अहंकार उनका नष्ट करके आगे बढ़ाया है। हाँ। इसको अहंकार नष्ट होना बोलते हैं। इसको पारितोषिक नहीं बोलते हैं, इसको सजा देना बोलते हैं। अच्छा। ये लोकतंत्र है, इसमें एकदम किसी का सफाया नहीं होता। और टीडीपी नीतीश बाबू मिलकर मोदी जी का पूरा सफाया कर देंगे 1.5-2 साल में, ये भी तय है। क्योंकि नहीं करेंगे तो उनका सफाया हो जाएगा, उनकी पार्टी टूट जाएगी, उनके सांसद इधर आ जाएंगे। इतना मौका अगर मिल गया मोदी जी को इनकी पार्टी तोड़ने का, तो वो तो दूध का जला छाछ फूक कर पीता, वो स्थिति में है दोनों नेता। वो भी जानते हैं कि मौका दिया तो वो चौका मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी। और ये सीबीआई इनको ले जाके जेल में डाल देगी, जैसे केजरीवाल जेल में। हाँ। तो वो कभी कोई वो गलती नहीं करेंगे, मोदी जी को अंगूठे के नीचे दबा के रखेंगे। तो जैसा चलाना है वैसा चलाएंगे। और ये देश आने वाले दिनों में देखेगा लगातार। ठीक है संदीप जी, अब थोड़ा सा दबाव तो होगा, इस बात को तो आप मानेंगे ना। देखिए, कह रहे हैं कि दबाव तो है, और दबाव है इस बात को मानना पड़ेगा। पहले खुले पिच पर जो खेलते थे नरेंद्र मोदी, अब सहयोगियों से पूछना भी पड़ेगा, उनको बताना भी पड़ेगा, उनको समझाना भी पड़ेगा। पहले सिर्फ 4 नेताओं को बुलाया, उनको बताया, उनसे समझा और फैसले ले लिए। अब वो चीज नहीं चलेगी, दबाव तो है। नेहा जी, प्रधानमंत्री जी का 2 कार्यकाल रहा, 10 साल एनडीए शासन में रही। हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, नेतृत्व पे विश्वास है, नेता पे विश्वास है। अभी भी आज जो भी विषय सभी राजनीतिक पक्षों की तरफ से आया, दलों के पक्षों की तरफ से आया, वो यही था कि सबने अपना विश्वास नरेंद्र मोदी जी में जताया। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी नहीं चलेगी, उनको हमसे ज्यादा मोदी की गारंटी की उनको चिंता है, कांग्रेस के लोगों को। तो मैं तो उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और वो चिंता न करें, नीतीश जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी भी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। इन लोगों ने एनडीए बनाया था, और आज एनडीए सही मायनों में नीतीश जी को कोई जानता है तो हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों का डीएनए एक है और हम काम कर रहे हैं। इसलिए जो विपक्ष है, विपक्ष किसी तरह से कुछ तो आपके थे, लेकिन आज आपके नहीं है ना, कुछ थे आपके आज नहीं है ना, इसलिए एनडीए कमजोर भी हुआ। आज ये स्थिति हो गई कि आप लोग बड़े असमंजस में थे, क्या नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार जाएंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी ज्यादा डिमांड तो नहीं रखेंगे, और रखी भी गई। ऐसा तो है नहीं, नीतीश कुमार ने तो भरे मन से कह दिया है कि बिहार के लिए जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा हमें। तो उम्मीदें देखिए सभी के पास है, और वो दबाव भले ही आप इस बात को ना कह रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और वाकई एक बड़ा चैलेंज है कि इस सरकार को कैसे लेके चलिएगा। सागर जी, क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि बिहार को तो विशेष राज्य के दर्जे के साथ ही, और क्या उम्मीदें हैं केंद्र से, क्या मिल जाएगा आपको? देखिए, हम लोग जब बिहार में सरकार लगातार चल रही है, जेडीयू के साथ बीजेपी की भी सरकार रही है और आरजेडी की भी सरकार रही है, और हम लोगों ने केंद्र में सरकार रहते हुए, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तब भी हमारी यह मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तब भी हम लगातार प्रयासरत रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ। आज जब हम लोग फिर एक बार साथ हुए हैं, एक साथ सरकार बनी है, निश्चित रूप से हम ये जरूर चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले। अब ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि बिहार के हित में। अच्छा, पिछली बार तो अनदेखा कर दिया गया था, 2014-2016 में अनदेखा किया, 19 में भी अनदेखा किया गया, और आप लोगों को केंद्र में भी मंत्री पद नहीं दिया गया। लगता है कि उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी क्योंकि मेजोरिटी में थी सरकार। आज आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, आपको तवज्जो दी जा रही है, आपकी महत्वपूर्णता को समझा जा रहा है, लग रहा है ऐसा? देखिए, अब हम लोग बीती बातों में जाने का कोई फायदा नहीं होगा,
और मंत्रिमंडल में जेडीयू को जगह पिछले बार 2019 में भी थी। आरसीपी सिंह हमारे पार्टी से मंत्री हुआ करते थे। ये अलग बात है कि सिर्फ एक ही मंत्री पद हम लोगों को मिला था। आज परिस्थितियां बदली हैं और मंत्रिमंडल में विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल में, वो जितना पद चाहेंगे वो देंगे। ठीक है, लेकिन राकेश जी देखिए, ये तो बड़ी एकजुटता के साथ कह रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार, हम तो मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, और उन गारंटी का भी जिक्र किया जा रहा है जिसको मोदी सरकार या मोदी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कह रहे कोई दबाव नहीं है, लेकिन उन चीजों को हम पूरा जरूर करेंगे जो कि मोदी की गारंटीज हैं, भले ही उस पर तमाम और राजनीतिक पार्टियों को बताना पड़े, उन्हें समझाना पड़े जो सहयोगी है उनके। देखिए, अगर मोदी जी अपनी गारंटियों को पूरा करने जाएंगे तो बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा। एक साल भी नहीं मिलेगा, अगले साल भी नहीं मिलेगा, ये बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री का अधिकार होता है मंत्री पद देना, तो उन्होंने जब एक मंत्री पद दिया था तो आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी। उनका अधिकार है, वो आज चाहे तो आपको मंत्री भी नहीं ले, आप समर्थन देते रहिए। अगर देश हित में आप खड़े हैं, तो आप राष्ट्रवाद पर खड़े हैं, देश बनाने के लिए खड़े हैं, तो मंत्री पद की जिद क्या है? एक भी मंत्री मिल सकता है, ये जेडीयू का कोई दिक्कत थोड़ी है। आप साथ हैं सरकार के, प्रधानमंत्री जी पे विश्वास कीजिए, उनकी गारंटी पे विश्वास कीजिए, बिहार का विकास होगा। आर्थिक पैकेज की क्या आवश्यकता है? ये सब बातें दिखाने की होती हैं, सौदे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं, प्रस्तुत और कुछ और किया जाता है, और प्रस्तुतिकरण करने के बाद वहां टेबल अंदर कमरे में बैठ के और कुछ होता है। ये बहुत स्पष्ट है कि जैसे ही बिहार का पैकेज नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार के समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उधर विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, प्रधानमंत्री पे दबाव बढ़ता जाएगा। वही टीडीपी अगर हज के लिए 1 लाख रुपए देना है, मुसलमानों को 4% आरक्षण देना है, जो भी उन्होंने घोषणाएं की, अगर वो नहीं मिली तो वो भी वहां से अलग हट जाएंगे। अब अगर ये सब देते हैं तो मोदी जी की गारंटी का बंटाढार हो जाएगा। तो अब दोनों में से क्या उनको चुनना है, तो मोदी जी को तय करना है कि गारंटी का बंटाढार करना है या फिर इन सबकी चुनना है। ठीक है संदीप जी, देखिए पिछली बार जब सरकार नहीं, ठीक है संदीप जी, देखिए पिछली बार जब मेजोरिटी में आप थे, या 2014 में जब मेजोरिटी में थे, तो अनुच्छेद 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक जैसे कानून लाना, या सीएए को लागू करना, ये तमाम जो फैसले आप लोगों ने लिए, अगर मेजोरिटी की सरकार होती तो इतना आसान होता लेना? देखिए नेहा जी, उस समय भी एनडीए थी, उस समय नीतीश जी की पार्टी हमारे साथ थी, लेकिन उस समय हालात और स्थितियां दोनों अलग थी। अभी हमारा मुख्य एजेंडा परिसीमन, पूरे देश में परिसीमन होना है, एक देश एक चुनाव होने हैं, और देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। हमें लगता है इन किसी विषय में नीतीश जी को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल को, टीडीपी हो या हमारे गठबंधन में जितने भी सरकार शामिल है, उनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे साथ हैं, और सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी ने काम करने के लिए 24/7 अपना तन मन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये सरकार उपलब्धि हासिल करेगी, ये सरकार विश्व की जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके लिए काम करेगी। और हाँ, जिसके मन में संशय है, उन संशय को भी दूर करेंगे, हम सबका दिल जीतने का काम करेंगे। और कांग्रेस के लोगों को मैं कहूंगा कि वो अपनी चिंता करें, एनडीए की सरकार की चिंता करना छोड़ दें। उनका काम बुराई करना है, वो बुराई करते ही अच्छे लगते हैं, वो हमारी चिंता करते अच्छे लगते नहीं है। उनके मन में देश नहीं है, न देश की चिंता करने का उनको कोई ख्याल है, सिर्फ अपने हित की चिंता करते हैं। कांग्रेस अपने हित की पहले चिंता करे, कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ खड़ी है, और आगे उसका क्या भविष्य। ठीक है सागर जी, पीएम मोदी लगातार कहते रहे हैं कि तीसरा जो कार्यकाल है बड़े बदलावों का होगा, बड़े रिफॉर्म का होगा, और उन रिफॉर्म्स में एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ हद तक जनसंख्या कानून भी शामिल होगा। ऐसे में एक एक करके अगर हम उन तमाम विषयों पर चिंता करें, एक देश एक चुनाव के साथ है क्या नीतीश कुमार, ये जेडीयू? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है क्या आप लोग? देखिए, मैं एक एक करके सारी विषय पर अपनी बात रख देता हूँ। हाँ। जहाँ तक बात है कि मोदी सरकार जो गठन होने जा रही है परसों, और वो अपना कार्यकाल कैसे पूरा करेगी, इसमें कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, एनडीए के साथ हम लोग इंटैक्ट हैं, आगे भी हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये बात माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी कहा, और पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता हमारे जैसे हम लोग भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं। एक देश एक चुनाव की जहां तक बात है, हम लोगों का स्पष्ट है
कि हम लोग उसके समर्थन में हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, हम लोग ने पहले भी कहा, नीतीश कुमार जी ने विधि आयोग को उस समय चिट्ठी भी लिखी थी कि हम लोग इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इस पर सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत होने के बाद ही इसके कोई किसी भी व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो जो भी चीजें हैं, चाहे वो एनआरसी का विषय हो, सीएए का विषय हो, यूसीसी का विषय हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, एनडीए की सरकार के साथ मजबूती से चलने की बात हो, जो भी विषय है सब में हम लोगों ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि हम कहाँ पुनर्विचार चाहते हैं, कहाँ हम समीक्षा चाहते हैं, कहाँ हम साथ हैं। और सरकार चलाने में कहीं कोई तकलीफ होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो पहले भी, हमारा बहुत पुराना गठबंधन रहा है, कोई हम लोग नए इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए। ये बात जरूर है कि हम बीच में अलग हो गए थे, लेकिन फिर हम लोग साथ हैं। और जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ प्यार अच्छा होता है, जहाँ काफी मित्रता होती है, वहाँ ऐसे छोटे बड़े तनाव होते हैं। एक बार आदमी इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एनडीए की सरकार के साथ खड़े हैं, कोई अड़चन के रूप में नहीं खड़े हैं, सहयोगी के रूप में खड़े हैं, और सहयोग हम लोगों का मिलता रहेगा। एनआरसी लागू करने की भी बात अमित शाह ने की थी कि चरण दर चरण हम एनआरसी भी लागू करेंगे, उसके अंदर भी आप लोग। एनआरसी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। वो आसाम के विषय पर हुआ था कि आसाम में रह रहे बांग्लादेशी और विदेशियों की शिनाख्त करने के लिए हुआ था। आसाम के बाहर, बिहार में या देश के किसी अन्य हिस्से में इसको लागू करने का कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है तो उस पर बैठ कर बातचीत होगी, क्या रास्ता निकलता है, कैसे हम समझाने में सक्षम होते हैं, कि उनकी क्या बातें हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है राकेश सिंह जी, क्या ऐसी मजबूरियां हैं? देखिए, सारी मोदी की गारंटी पर हामी भरते हुए जेडीयू के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि अब गठबंधन धर्म तो निभाना ही है, लेकिन उन चीजों पे भी मानना है जहां अभी तक विरोध करते हुए आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पिछले 9 साल में मोदी जी ने जिद में किसी की बात नहीं मानी, किसी भी कानून, किसी भी आदेश की समीक्षा नहीं की। अब कम से कम जदयू ने समीक्षा करना सिखा रहा है, अच्छी बात है, और वो सीख रहे हैं कि समीक्षा करना क्या होता है, पुनः विचार क्या होता है। पर यहीं से शुरुआत होती है कि देश में आज जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया था, वो देश की जनता ने उन्हें लौटा के वापस कहाँ खड़ा कर दिया है। अब उनको अपने आदेशों की समीक्षा करना पड़ रही है, जिसको सुनना नहीं चाहते थे, जिसको संसद में जवाब देना नहीं चाहते थे, मीडिया के सामने आके बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज अब जनता दल के सामने उनको समीक्षा करना पड़ेगी, अपनी बात रखना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, टीडीपी को समझाना पड़ेगा, टीडीपी की बात सुनना पड़ेगी। यही कांग्रेस शुरू से चाहती थी कि देश चलाना है तो सबसे मिलकर चलो, सिर्फ तानाशाह के रूप में देश मत चलाइए। सिर्फ ये मत बोलिए कि जो मोदी ने बोला वो मोदी की गारंटी है, वही सही है, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया है। इतने बड़े बड़े भाषण इनके चुनाव में थे, अमित शाह जी के, मोदी जी के, उनको सुनिए आप वापस से, जदयू तो सुनता ही होगा। तो वो बहुत अच्छी बात है कि उनको सबक सिखा रहे हैं कि समीक्षा किसे करना बोलते हो, समीक्षा कैसे होती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक करारा सबक जनता ने सिखाया, अब ये दोनों दल भी सिखाएंगे। ये तो कह रहे करारा सबक सिखा दिया संदीप जी, अब ये दोनों भी सिखाएंगे। देखिए, अभी आज कांग्रेस के लोगों की अब बुराई करने का समय गया। वो उल फजूल बातें करते हैं, उनके मन में कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। आज कांग्रेस पूरी तरह से दिवालियापन उनका हो गया। देखिए, जब वो कैसे हो गया दिवालियापन? ये तो कह रहे हैं कि हम पिछली बार आधी सीटों पे थे, इस बार कम से कम 99 सीटें तो लेके आए हैं, और एक इज्जत के साथ विपक्ष में बैठेंगे, इज्जत के साथ विपक्ष में बैठेंगे, प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे। नेहा जी, ये विषय देश समझ रहा है और देश के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ रहा है कि कांग्रेस जो अपने विषय को रख रही है देश के सामने, जनता कितना उसे स्वीकार कर रही है। दो बात अभी तो 60 फीट नीचे कर दिया मोदी जी को, जनता ने स्वीकार करा, समझा है ना, झूठ को समझा है, जब भी कांग्रेस को आगे करा, आपको पीछे करा। पता नहीं कहाँ कांग्रेस आगे हो गई है, आप नीचे हो गए ना मोदी की गारंटी पे। और क्या चाहिए आपको? आपके नेता ने जो जवाबदारी ली थी उसमें वो असफल हो गए, स्वीकार कीजिए। गडकरी खुद बोल रहे हैं, कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, लड़ाई करनी है और भी कोसना है। 400 का नारा दे आप लोगों ने जिस तरह से झूठ फरेब परोसा जनता के बीच,
वो 8,500 के लिए लाइन लगा के जनता खड़ी है आपके पार्टी ऑफिस के सामने, पहले उनको जाके पैसा दीजिए जो राहुल जी गारंटी दे रहे थे। काम कर दीजिए, कहीं करिए तो सही, खाली गारंटी देश के लोगों को ठगने का काम जो आप लोगों ने किया, मोदी जी की गारंटी हो गई, जनता ने 61 सीट कम कर दिया आपको। चलिए, अब आपको नहीं लगता कि मोदी जी की गारंटी नहीं चल पाई? अपनी बारी दोनों सहयोगी दलों की बात है और लड़ना ठीक नहीं है हमारे लिए। जनता देश भर में उत्सव मना रही है, कांग्रेस के लोग अभी बेचैन होके हैं और क्यों हमारे साथ है। नहीं, लेकिन राकेश जी, आप लोग तो कह रहे थे ना कि मोदी के विजय रथ को हम रोक देंगे, इस बार मोदी सरकार नहीं बनेगी, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बनी ना, रोक नहीं पाए ना, फिर कैसे हार हो गई इनकी? हमारा रोकने का विषय वो नहीं है कि जो लोकतंत्र बोलता है वो होता है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, आप विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे थे क्या? गारंटी फेल कर दी है और राहुल गांधी की गारंटी तो सफल कर रहा है। क्या वोट नहीं मिले, पूरी सीट नहीं मिली, हमने सत्ता में नहीं नेहा जी, मुझे कौन हुआ है? भाजपा हुई है, आगे कौन बढ़ा है? कांग्रेस हुई। ठीक है संदीप। नेहा जी, एक मिनट, कांग्रेस की क्या स्थिति मैं बता देता हूँ। गांव में ना बहुत अच्छे से फसल लोग अपने घरों पे लगा देते हैं, तरोई रोप देंगे, घेवड़ा रोप देंगे, नेनुआ रोप देंगे, लौकी रोप देंगे। जो पड़ोसी होता है ना, वो जलन के मारे क्या करेगा, वहाँ पे मट्ठा डाल देगा, वहाँ पे कुछ नमक उसके यहाँ डाल देगा। तो कांग्रेस की स्थिति यही है कि फलता फूलता भारत की जड़ों को कैसे खत्म किया जाए, तहस नहस किया जाए, यहाँ युवाओं को कैसे बरगलाया जाए, ये सारा काम मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई काम सफल नहीं हो रहा। तो इस वजह से इतनी चिल्लाहट, परेशानी है, इतनी घबराहट है। कांग्रेस के लोग इतना समझें कि अभी भी उनके पास समय है, वक्त है, वो बेहतर करने की सोचे देश के लिए, समाज के लिए। ठीक है, चलिए, जनता जनार्दन है, इसका फैसला ही सर्वोपरि होता है और जनता ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार ही एनडीए की सरकार बन रही है और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। इसकी की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि मोदी सरकार के सामने, फिलहाल एनडीए सरकार के सामने होंगे। ऐसे में सुमित जी, क्या आपको लगता है इस बार सरकार चलाना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा एनडीए सरकार के सामने, मोदी सरकार के साथ? हेलो जी सुमित जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। क्या चुनौतियां हैं इस बार की सरकार के सामने? देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि सरकार जिस तरीके से दूसरे के कंधों पे बनाई जा रही है, हमें तो नहीं लगता कि सरकार ज्यादा दिन टिक पाएगी। पहली सरकार ये थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पर इस बार तो ये दूसरे के नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जी के सहयोग से बन रही है। अब देखते हैं कि कितने समय चलती है, 6 महीना चलती है, साल भर चलती है, ये देखने की बात है कि जनता को क्या लाभ मिलता है। पर मुद्दे बहुत बड़े हैं इस समय देश के अंदर, कि विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कई ऐसी चीजें हैं जिसपे ये इन्हें काम करना है। हम तो चाहेंगे ये काम करें, पर हमें लगता नहीं है कि जिस तरीके से जनता ने देखिए लोकसभा में नकारा है, ठीक है 240 सीटें आई है, आप सरकार बना रहे हैं, बनाइए, पर काम आपको करना है। अभी भी चुनौतियां आपके आगे बहुत हैं। विपक्ष आपसे हमेशा कहता रहेगा, कराता रहेगा सारे काम जो आपने वादे करे थे, उन वादों को आपको खरा उतरना है। ठीक है, संदीप जी तो कह रहे हैं कि इस बार ये जो सरकार है वो 5 साल भी नहीं टिक पाएगी और बार बार ये आरोप आप लोगों पे लगते रहे कि चुनाव प्रचार के वक्त भी आप उन मुद्दों की बात नहीं करते रहे, वहां पर उन मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं था जिससे कि जनता का ताल्लुक है, चाहे बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो या जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों की हो जिससे कि सीधे जनता लाभान्वित होती है। कि बार बार इस बात को कहते रहे कि उन मुद्दों की बात आप लोग नहीं करते थे, आप बात हिंदू मुस्लिम की करते थे, मंगलसूत्र की करते थे, संपत्ति बंटवारे और अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन उन मुद्दों की बात नहीं करते थे जिनसे जनता का सरोकार है। नेहा जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो किसने रोका नहीं। कांग्रेस अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। चुनाव हो गया, चुनाव बीत चुका है, देश ने मैंडेट दे दिया, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बन गई है, हमने काम करने का निश्चय किया है, सदन पटल पे सारे एनडीए के घटक दल एक हैं और अभी भी ये सपना देख रहे हैं कि उन लोग में राय नहीं होगा, उनका पटेगा नहीं, उनका घर फूट जाएगा। तो ये सरापने से तो कुछ होगा नहीं, और सरापने से अगर यही होता तो कांग्रेस रोज सुबह से शाम तक गाली देते रहती है, हमें बुरा भला कहते रहती है प्रधानमंत्री जी को। तो अब तक तो कब का एनडीए खत्म हो जाता, कब का बीजेपी खत्म हो जाता, इस देश में कांग्रेस के अलावा कोई बचता ही नहीं। तो इसे कांग्रेस के लोग खुद सेम अपना मूल्यांकन करें,
और हम तो एक ही बात कहेंगे, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है। आइए हम कांग्रेस से भी बोलेंगे, मिलके अच्छा देश चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबके साथ सबका विश्वास और सबके विकास का, उसको हम चरितार्थ करते हैं। कई स्टेट में आपकी भी सरकार है, हम बिना भेदभाव किए भारत के अंदर अपनी सरकार चलाएंगे। और इस सरकार का जो पूरा लक्ष्य है, हम सब भारतीय मिलके अपने भारत को, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते। देखिए टीएमसी के तमाम नेता कहते रहे कि पश्चिम बंगाल में इस बार कोई मोदी की हवा नहीं है, पश्चिम बंगाल में इस बार जो बीजेपी है वो बहुत कम सीटों पर सिमट के रह जाएगी। पिछली बार के मुकाबले इस बार तो आपकी सीटें भी कम हो गई, पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार तो महज 12 ही ले पाए। नेहा जी, ये राजनीति है। आप ये बताइए, उड़ीसा नहीं जीते, आप ये बताइए, हमारी उड़ीसा में विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत नहीं आई। कई ऐसी चीजें हैं, कहीं हार जीत लगी रहती है, लेकिन जनता ने का दिल जो है प्रधानमंत्री ने जीता है। और प्रधानमंत्री के नाम पे ये चुनाव हम लड़े थे और पूर्ण बहुमत में पहली बार भारत में नेहरू जी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें चुना है। इसको छोटी उपलब्धि मान रही है। इस उपलब्धि को हम जनता को और कांग्रेस को भी समर्पित करते हैं। कांग्रेस जितनी गाली देगी, जितनी कोसेगी, उतना ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस से लोग दुखी हैं। कांग्रेस कहीं नहीं मिल रही है, ना 9 में है, ना 13 बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या लगता है कि किन विषयों पर ज्यादा तवज्जो ये सरकार देगी? ऐसे कौन से विषय हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं और बहुत गंभीरता से कहता हूं, हम लोगों ने जनता से वादे किए हैं। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम लागू करेंगे, 100% लागू करेंगे। और सभी दल जो भी लोगों से जाके वादे किए, उन वादों को पूरा करना हमारी सरकार की सबसे पहली गारंटी है और यही मोदी की गारंटी है। हम अपनी गारंटी को पूरा करेंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और भ्रष्टाचारी कहीं भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीब मुक्त भारत बनाने का जो यशस्वी प्रधानमंत्री का परिकल्पना, वो हम पूरा करेंगे। और भ्रष्टाचार पे ये सरकार चोट करेगी, वो चाहे किसी भी रूप में भ्रष्टाचारी कहीं पे भी हो। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर एक बार वार करेंगे फिर से, क्योंकि ये प्राथमिकता सरकार की रहेगी और मोदी की ये गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या लगता है कि ऐसे में 5 साल फिर से मोदी सरकार को झेलने वाली बात हो जाएगी जो पिछले 10 साल से झेल रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार तो परसों बनने जा रही है। इसके पहले ही प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सबसे बड़ा घोटाला राहुल गांधी जी ने उजागर करा, जो शेयर मार्केट का, जिसमें जेपीसी की मांग की है। सरकार बनने के पहले ही जब इतना बड़ा घोटाला मोदी जी और उनके सहयोगी ने किया है, तो सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, ये तो हंसी की बात है। ये तो पूरा देश समझता है। रहा सवाल जो नेहरू जी से तुलना कर रहे हैं, नेहरू जी की सरकार बेफासियों की सरकार नहीं थी, इनसे तुलना प्रक्रिया ना कीजिए। ये भानुमति का पिटारा है, कहीं से लाया, कहीं से जोड़ा है। नेहरू जी से तुलना करने के लिए आपको उसका बहुमत लाना पड़ेगा, जहाँ आप ला नहीं सके उससे नीचे आ गए। तो तुलना वहाँ कीजिए जहाँ तुलना हो सके। बार बार नेहरू जी का नाम लेकर उनका मान मत बढ़ाइए। मोदी जी वहाँ कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि अब डाउनफॉल पे आ गए। अब तो वो निर्भर है टीडीपी और जनता दल पे, उनके रहमो कर पे सरकार चला रहे हैं। अगर कल उन्होंने मुंह फैल लिया तो क्या ये सरकार चला पाएंगे? क्या ये सक्षम है अपना वादा पूरा करने में? नहीं है। तो जब नहीं है तो इनको वैसे ही सर झुका के चलना चाहिए उन दोनों के सामने और देश के सामने कि आपको बहुमत नहीं मिला है, भाजपा को आपने बहुमत जुटाया है। और यही दोनों घटक दल, आप जब पावर में थे, आपने दोनों को बाहर का दरवाजा दिखा के वहां से निकाल दिया था और दोनों हैरान परेशान घूम रहे थे। ये वो समय वो भी कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, कांग्रेस तो दूर से देख रही है, तमाशा तो ये दोनों ही कर देंगे। जी ठीक है सुमित जी, अब ऐसे में जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है, क्या टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ती हुई 5 साल तक दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए जो ईडी के छापे पड़े थे उसमें कोई राहत नहीं होगी, 5 साल एक बार फिर से एनडीए की सरकार, फिर उसके बाद जो तमाम सीबीआई की रेड, उसमें कोई राहत नहीं होगी। यानी कि फिर से केंद्र की तरफ से जो केंद्रीय एजेंसी उसकी तरफ से जो डंडा था वो चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होगी 5 साल और? जी देखिए, हम लोग पहले भी नहीं डरे थे और इस बार भी नहीं डरेंगे, पर सोचना मोदी जी जो है, क्या पहले जैसे फैसले आप ले पाएंगे? क्या सहयोगी दल आपको लेने देंगे? क्या नीतीश कुमार टीडीपी वो लोग पहले ही कह चुकी है कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। सीबीआई ईडी का जो प्रयोग आप करते थे, ये डर तो सीबीआई ईडी का उन लोगों को भी है। उन
लोगों के नेता भी हैं। मुझे आप बताइए ना, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या ईडी के इनके घर पे छापा नहीं पड़ा क्या? चंद्रबाबू नायडू को तो उठा के इन्होंने बंद भी कर चुके, धमकी भी दे चुके। तो पहले तो इन लोगों को देखना, ये लोग क्योंकि ईडी का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, मुझे नहीं लगता कि सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी। ये विपक्ष को डराने की क्यों नहीं लग रहा आपको सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी? क्यों नहीं लग रहा आपको सरकार नहीं चल पाएगी? क्यों नहीं लगता? ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मुझे बताइए ना, क्यों नहीं लगता? देखिए, नंबर आपके पास कहाँ है? मुझे आप बताइए, नंबर कहाँ है आपके पास? बिना नंबर की सरकार बना रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है तो बिना नंबर की बन रही है। इससे पहले कभी गठबंधन की सरकार रही नहीं है, एनडीए की गठबंधन से सरकार रही नहीं रही, या यूपीए जो थी वो गठबंधन से नहीं थी। सहयोगी दलों, अरे नेहा जी, सहयोगी दलों की बदौलत ही बन रही है, उन्हीं की कृपा से बन रही है। सहयोगी दलों की बदौलत क्या आज तक कभी 5 साल की सरकार नहीं चली है? नहीं, 5 साल तो नहीं टिकेगी ये नहीं, क्यों नहीं? आप नोट कर लीजिए। मैं आज मुझे ये बताइए, इतिहास गवाह है, अभी तक आप उठा के देखिए कितनी बार गठबंधन की सरकारें बनी है और 5 साल का टेन्योर पूरा किया है उसने। क्या दिक्कत है उसमें? यूपीए की सरकार में नहीं किया क्या? नेहा जी देखिए, यूपीए ने कर लिया, पर गहराई अभी इनकी ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। हमारे यहाँ कम से हम लोगों ने चला लिया, यूपीए ने बहुत अच्छे से चलाया 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये लोग कितना चला पाते हैं ये भी जनता देखेगी। नहीं तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि ऐसी क्या दिक्कतें आपको लग रही है कि आपको ये लगा, या फिर कहने के लिए कह दिया कि चलिए 5 साल नहीं चलेगी, या फिर वाकई ऐसी चीजें हैं? हम लोग देखिए अगर हम लोग को यूपीए को अगर सरकार बनाना होता तो सरकार बनाने के नंबर हमारे पास भी पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सांसदों की कोई कमी है कि हमको समर्थन देगा। पर जो वादे आज इन्होंने करे हैं, जो लोग इनके पास जा रहे हैं, क्या अब ये कितने लोगों को अपने संग में सही से रख पाएंगे? इस चीज का ये भी कि कितने अपने साथियों को आप कौन से मंत्रालय दे पाएंगे, उनको कितनी उनकी अपेक्षाएं? नहीं, ये तो उनका मैटर है ना। आप नहीं, ये मैटर अलग है कि मंत्रालय कौन से मिलेंगे, वो इनकी और उनकी बार्गेनिंग के ऊपर तय करता है। लेकिन अब मैं तो ये समझना चाह रही हूँ 5 साल क्यों नहीं चलेगी सरकार, ये बताइए। नेहा जी, कई वादे इन्होंने करे थे। नीतीश जी का पहला ही एजेंडा है अग्निवीर, हाँ, यूसीसी। कई मुद्दों के ऊपर पहले आप बात करिएगा, उसके बाद आगे कोई चीज बात होगी। ठीक है, हमने समर्थन दे दिया। कई मुद्दे ऐसे इन्होंने जो बिल लेकर के आए, वो लोग उसके ऊपर भी राजी नहीं है। केसी त्यागी जी का तरीका मैं ध्यान देख रहा था, उन्होंने खुद कहा है अग्निवीर, जिस तरीके से अग्निवीर के ऊपर लेकर के आए थे, उस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं, पूरे साल का करना चाहते हैं। 4 साल का क्या, 4 साल में क्या अग्निवीर साहब देना चाहते हैं कि 4 साल में आधे टर्म में करा और क्या जो भाजपा के कार्यालय में जाके लग जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का? हम नहीं, हम चाहते हैं अग्निवीर में आए, आप जवान बने, पूरा काम करे, पूरी अपनी जिंदगी इसमें गुजारते। हम तो चाहते हैं अग्निवीर का क्या आधे साल का आप करना चाहते हैं। और रही शिक्षा के ऊपर भी बात होनी है, रोजगार के ऊपर भी बात होनी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये भाजपा सरकार गिरती नजर आ रही है। उन्हीं के लिए परेशानी। राकेश जी, आपको क्यों लगता है कि 5 साल तक नहीं चल पाएगी सरकार? देखिए, बहुत सिंपल चीजें हैं हाँ। जिसकी वजह से सरकार 5 साल नहीं चलेगी। पहला है मोदी जी का स्वभाव। जिस तरीके से उनमें हम पना है, वो अकेले बैठना मंच पे पसंद करते हैं, अकेले निर्णय लेना पसंद करते हैं, वो किसी को शामिल नहीं करते हैं अपने साथ। दूसरी बात, जो आरएसएस का संघ का एजेंडा है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जितने भी शिक्षा क्षेत्र है, वहाँ सब आरएसएस के प्रमुख लोगों को वहाँ उन्होंने डेप्यूट करा है। क्या ये टीडीपी और जनता दल स्वीकार करेगा? या आने वाले समय में वो नियुक्तियां जो होना है, आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का तोता वापस पिंजरे में चला गया है, मोदी जी के हाथ से छूट गया है। अब वो जनता दल और टीडीपी के हाथ में। अब वो किसी को ना गिरफ्तार करने जाएंगे। आपके टेन्योर में बोला था सीबीआई को पिंजरे का तोता, भूल गए हैं क्या? पिंजरे का तोता तो आपके ही शासनकाल में बोला था कोर्ट ने। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि वो कोर्ट ने बोला था, अब हम बोल रहे हैं चीज को कि जो तोता इन्होंने पाला था और जिसका दुरुपयोग किया है, वो जितना ज्यादा करा है उतना यूपीए सेशन में कभी नहीं हुआ। ये सब देश की जनता ने भी देखा है। छोटे नेता के अगर ईडी और सीबीआई भेजकर उसको गिरफ्तार करना, जेल में भेजना, सब कुछ किया है। मुझे नहीं लगता कि अब ये सरकार बनने के बाद अगले 2-3 साल कोई गिरफ्तार होगा या कोई जेल जाएगा, कोई भी नेता, क्योंकि इतनी हिम्मत मोदी जी अब नहीं कर पाएंगे। उनको सरकार में रहना, वो ये जानते हैं कि अगर सरकार से चले गए तो बाद में जो उनको कोर्ट, न्यायालय, वो सारी शिकायतों को फेस करना, वो भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए उनका कोशिश है कि अधिक से अधिक समय निकल जाए। लेकिन टीडीपी और जनता दल भी ये जानते हैं कि अगर वो कमजोर हो गए तो मोदी जी उनको कहीं का ना छोड़ेंगे।
इसलिए सरकार जब तक ही चल पाएगी, जब तक उन दोनों की मर्जी है, जैसे ही थोड़ा भी ऊंच नीच हुई ये सरकार गिर जाएगी। ठीक है संदीप जी, अब देखिए ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि ऐसे बहुत सारे विषय रहे जिस पर अभी तक अगर सरकार ने नहीं सोचा तो उस पर अब और ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अग्निवीर का मुद्दा तो जेडीयू ने पहले कह दिया कि इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। इसके अलावा वो मुद्दे जो वाकई आपको डेंट करके गए हैं, जिस पर जनता ने आपको वोट नहीं दिया, उन विषयों को क्या वाकई सोचने की जरूरत है? चाहे उसमें महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या फिर वो मुद्दे जो जनता को आप लोग बोलते तो रहे हैं लेकिन उसका जमीनी फायदा नहीं मिला, उन पर क्या वाकई सोचने की जरूरत है? और लगता है कि इस टेन्योर में उसे करने की जरूरत है या किया जाएगा? नेहा जी देखिए, पार्टी इन सभी विषयों पे समीक्षा करेगी और अच्छी बात है जब परिवार में हम होते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों की बात और विषय को ध्यान में रख के और निर्णय लेना पड़ता है। ये सत्य है और इसको स्वीकार करना है। और हमें जो लड़ाने वाले लोग हैं वो पहले ये जान जाएं कि हमारे परिवार में कोई लड़ाई नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना गार्जियन मान लिया और उनको तय करना है। इस देश में उन्होंने पहले जो मैंने कहा कि हम लोगों ने जो भी विषय जनता के समक्ष रखा है, सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र है, उसके हिसाब से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। और देखिए, देश में रोजगार एक विषय में या गरीबी हटाओ के विषय में सबने मिलकर सामूहिक प्रयास से चिंतन करके इसको 5 साल में हमारी कोशिश होगी कि भारत से बेरोजगारी खत्म हो और भारत से गरीबी हटे, क्योंकि भारत को हमें समृद्ध बनाना है, हर भारतीयों को समृद्ध बनाना है और सभी भारतीयों का सामूहिक प्रयास जरूरी है। मैं तो कांग्रेस के साथ ही कहूंगा, जो कांग्रेस कर रहे हैं, हमारी इतनी निंदा बुराई कर रहे हैं, वो आए हमारे साथ मिलके, हम लोग सब मिलके इस देश को बेहतर भारत की जो परिकल्पना है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, वो हम सब मिलके पूरा करते हैं और सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के साथ भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत को हम सब विश्व गुरु बनाना है। ये परिकल्पना के साथ हम आइए सब लोग संकल्पित हों। और एक बात और नेहा जी मैं कहूंगा, देखिए संशय हटा दीजिए, भारतीयों को अब संशय में नहीं जीना है, भारतीयों सो के सपने नहीं देखने हैं, भारतीयों को दिन में खुले आंखों से जो सपना है उसको बुनना है, देखना है और हम सब भारतीय मिलकर उसको पूरा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के डे ड्रीमर हैं, वो खुले आंखों से देश के लिए सपना बुनते हैं, देखते हैं और उन सपना को पूरा करने के लिए वो चल पड़ते हैं। तो हम सब भारतीय उनके साथ हैं। जी ठीक है, क्या उम्मीद है सुमित जी एक नई सरकार से, क्या उम्मीद है विपक्ष होने के नाते? नेहा जी उम्मीदें बहुत हैं, कोई कम नहीं है। जो वादे इन्होंने करे हैं 5 साल में, जिन्हें इन्होंने पूरा नहीं करा, इनको वो करना है जी। चाहे देखिए आज महंगाई आज चरम पे पहुंची हुई है, महंगाई को किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे ये भी जनता पूछ रही है। बेरोजगारी, नौकरियां, तो कई ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा एक चीज है, आज देखिए जो चीज हमारे को सिलेंडर आज मिलता था 450 रुपए का, वो आज 950 1100 रुपए का आज हम लोग को मिल रहा है। तो ये भी जनता पूछ रही है कि हमें कब इससे निजात मिलेगी। पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं, माननीय मोदी जी कब इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, कब उसको जीएसटी के अंदर लेकर के आएंगे पेट्रोल डीजल। तो ये भी एक चीज सबसे बड़ी चीज है। और कभी एक चीज देखी जाएगी कि कब हवाई चप्पल वाला, इन्होंने बहुत कहा था कि हवाई चप्पल वाला प्लेन में जाके सफर करेगा, आज हवाई चप्पल वाला 8-8 हजार रुपए के 9-9 हजार रुपए के ट्रेन के टिकट खरीद नहीं सकता, हवाई चप्पल पहनने वाला। तो इस चीज को भी हम लोगों को देखना है कि इनके लिए इनकी जनता को कितनी सुविधा दे सकते हैं। अभी तक तो इन्हें लूटने का काम करा था, जनता को लूटने का और हिंदू मुसलमान के ऊपर लड़ाई लड़वा करके वोट लेने का काम करा था। पर जनता ने अयोध्या के अंदर, फैजाबाद अयोध्या के अंदर इनको बता दिया है कि जो विकास की बात करेगा, कब तक आप राम जी के नाम पे वोट मांगते रहोगे, कब तक आप हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट मांगते रहोगे। विकास की आप बात करेंगे तभी आपको वोट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए हिंदू मुस्लिम अब स्वीकार नहीं करेगी जनता। संदीप जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं राकेश जी का रुख करती हूँ। देखिए अगर विकास की बात करें तो अयोध्या में एयरपोर्ट बना, विकास की बात करें लेकिन चुनाव हार गए ना। विकास की बात करें तो अयोध्या विश्व प्रसिद्ध पहले भी था, आपको नकार दिया है वहाँ पे, पूरी मंडल हमें जो है ये अपना क्या कहते हैं वो
जपे जा रहे हैं, माला जप। अरे इतना तो राम का नाम जप लेते तो बेड़ा पार हो जाता है। राम से बैर करते हो और इस तरह की बातें समझाइए कि भगवान राम का नाम जपें। हमें नहीं चाहिए ऐसे राम जी। आपका तो बेड़ा गर्क हो गया। राम का नाम आप जप रहे थे, बेड़ा पार नहीं करा भगवान राम। शाम को बात करिए कि राम जी राम के नाम जपने वालों का बेड़ा पार नहीं होता। भगवान मोदी जी ने भगत बता दिया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब 10 सेकंड में संदीप जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं राकेश जी का रुख करूंगे। संदीप जी 10 सेकंड है सर। मैं यही कहूंगा कि देखिए, हम सबको मिलकर अपने देश के लिए बेहतर सोचना है, बेहतर करना है। आइए हम सब लोग मिलकर नकारात्मकवाद और नकारात्मक जितनी शक्तियां हैं उससे पीछा छुड़ाए देश को और देश को आगे लेके जाएं। ठीक है राकेश जी, क्या उम्मीद? देखिए, मैं तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ और बीजेपी प्रवक्ता को बोलता हूँ कि आइए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़िए, नरेंद्र मोदी जी को छोड़िए, जिनको भगवान राम ने मौजूदा सरकार से बताइए ना उम्मीदें क्या है। तो आप उनको छोड़ दीजिए, हमारे साथ आइए, देश का भला कीजिए। 9 साल में देश का बहुत नुकसान हुआ है। जो 70 साल में देश बनाया था उसको बर्बाद कर दिया है। ना तो जीएसटी के फायदे समझ में आए, ना नोटबंदी के फायदे समझ में आए, ना कोरोना की व्यवस्था समझ में आई। तो कोरोना के समय चंदा और ले लिया दूसरी कंपनियों से। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ के कांग्रेस के साथ देशभक्त बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए और देश को पहचानिए और देश सेवा कीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे उम्मीदें बहुत है देश की जनता को, और ये देश की जनता को ना सिर्फ उम्मीदें हैं बल्कि विपक्ष को भी उम्मीदें हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी। अब वाकई देखने वाली बात होगी। देखिए, चुनौतियों के बीच मोदी किस तरह से अपनी सरकार को चला पाते हैं, या एनडीए की सरकार इस बार क्या वो तमाम फैसले ले पाती है जो मोदी की गारंटी में रखे गए थे, जो एक घोषणा पत्र में रखे गए थे, जो ये कहा गया था कि देखिए इस बार जब हम सरकार बनाएंगे तो हम उन तमाम वायदों को पूरा करेंगे। क्या वो वायदे पूरे हो पाते हैं या नहीं, और उस बीच कितनी अड़चनें आती है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।